अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मिरर थेरेपी होती है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्या और मिरर थेरेपी क्यों यूज़ की जाती है, ठीक है? देखो जब जैसे कि हमारा इश्यू है स्टैमरिंग का, स्टैमरिंग के बारे में हम स्पेशली बात करेंगे कि क्या होता है। देखो सबसे पहले जैसे कि मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि हम स्पीड कंट्रोल की थेरेपी देते हैं। जैसे कि आप बोलते हो ना कि सर हम घर में तो सही बोलते हैं, अकेले में तो सही बोलते हैं, जब हम दूसरों के सामने जाते हैं तब हमें प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए आपको हम जब स्पीड कंट्रोल की थेरेपी भी देते हैं, उसमें भी हम मिरर थेरेपी का जो मिरर के सामने प्रैक्टिस करने वाली थेरेपी हम बताते हैं कि मिरर के सामने आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको उसमें मतलब करनी कैसे होती है? अगर हम क्यों बताते हैं कि मिरर के सामने करनी है? देखो, क्या होता है जब हम अकेले में होते हैं ना, उसके कई कारण हैं। आज मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम अकेले में क्यों नहीं हकलाते, क्यों नहीं अटकते। क्या होता है जब हम अकेले में होते हैं तो हम जब अकेले में होते हैं हमें किसी दूसरे को तो बात सुनानी ही नहीं है, हमें खुद को ही सुनानी है, ठीक है? हम अकेले में बात कर रहे हैं या शीशे के सामने बात कर रहे हैं या वैसे ही बात कर रहे हैं। तो जब हम अकेले में बात करते हैं, तो हम ज़्यादा लाउड नहीं बोलते क्योंकि हमें किसी को नहीं सुनाना। हम कम उसमें मतलब कम साउंड में बोलते हैं और जब हम कम साउंड में बोलते हैं, तो हमें कम ब्रीथ की ज़रूरत होती है। स्टैमरिंग का जो इश्यू होता है, वो मेनली ब्रीथ से ही जुड़ा होता है। तो ब्रीथ तो हमारी ऑलरेडी कम है, जब हम दूसरों के सामने बोलते हैं, तो हमें थोड़ा लाउड बोलना पड़ता है ताकि उसको सुनाई दे। इसकी वजह से हम ज़्यादा ऊँचा बोलने के चक्कर में हमें ज़्यादा ब्रीथ की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा ब्रीथ की ज़रूरत होती है, तो हम ब्रीथ हमारी पहले ही कमज़ोर है, तो हम स्टैमर हो जाते हैं। जब हम खुद से अकेले में बात करते हैं, तो हमारी जो साउंड होती है, वो कम रहती है। कम साउंड रहेगी, तो हम कम ब्रीथ का यूज़ करेंगे और हम नहीं हकलाएँगे। एक तो ये भी इश्यू होता है। दूसरा कारण ये भी होता है कि मान लीजिए अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आपकी प्रॉब्लम ये साइकोलॉजिकल हो चुकी है। अगर आपको लगता है ना कि आप दूसरों के सामने अटकोगे, रुकोगे, स्टैमर करोगे, तो आप डेफ़िनेटली करोगे। साइकोलॉजिकल हो चुकी है प्रॉब्लम, ठीक है? तो एक ये भी कारण है, ठीक है? घर में हम अपने घरवालों के सामने बोलते हैं, हमें किसी तरह का कोई डर भाव नहीं होता, ठीक है? हम नहीं घबराते। अगर मान लो आप हकला भी जाओ, तो इतनी आप परवाह नहीं करते क्योंकि घर वाले सब नोन होते हैं, भई इसको प्रॉब्लम है, वो आपकी हेल्प भी करते हैं। तो बाहर वालों के सामने हम वैसे ही स्टैमर हो जाते हैं, ठीक है? तो स्टैमरिंग का इश्यू जब बाहर वालों के सामने आता है, तो जिसको भी प्रॉब्लम होती है, तो बड़े बोलना छोड़ ही देता है, वो नहीं बोलता। उसको पता है अभी मैं स्टैमर करूँगा और मेरी इंसल्ट होगी, कोई हँस भी सकता है और वो उसको काफ़ी नॉलेज होने के बावजूद भी, वो काफ़ी एजुकेटेड होने के बावजूद भी, वो उसको मान लीजिए मतलब बेकार हो जाती है उसके लिए वो चीज़। क्योंकि वो जब बोलेगा नहीं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो वो किस तरह से अपने आप को, अपनी क्वालिटी को बता सकता है। तो सही बोलना आना चाहिए, ठीक है? ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब हम वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे कि मिरर थेरेपी कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? मैंने जैसे कि बताया था कि अगर हम अकेले में प्रैक्टिस करेंगे, स्पीच थेरेपी की, मान लीजिए स्पीड कंट्रोल की थेरेपी कर रहे हैं, तो हम नहीं हकलाएँगे क्योंकि आपको, जैसे आप बोलते हो कि हम अकेले में नहीं हकलाते। मिरर थेरेपी में क्या होता है, जब हम शीशे के सामने बैठते हैं, तो हम जो शीशे में, मिरर में हमें जिसकी इमेज दिखाई दे रही है, ज़ाहिर-सी बात है अपनी ही दिखाई दे रही है। जब हमें ऐसा महसूस देता है कि कोई दूसरा है, जब हम उसकी आँखों में आँखें डाल के बात करते हैं, तो हमारा ब्रेन, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से हम कुछ वर्ड्स में, कुछ अल्फाज में हम स्टैमर होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो जब हम उसकी बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, तो हम मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से वो स्टैमरिंग आनी कम हो जाएगी। जब मिरर के सामने हम फेस करके नहीं आएँगे, फिर हम दूसरों के सामने जाएँगे, तो हमें वहाँ भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब करनी कैसे होती है, ठीक है? मिरर के इसके अलग-अलग तरीके हैं। पहले तो आप धीरे-धीरे वर्ड्स को बोलना है, उन वर्ड्स को बोलना है जिन वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम आती है। पहले तो आप ये फाइंड आउट करें कि वो कौन-कौन से कॉन्सोनेंट है। जैसे कि ल में आप अटकते हो, स में अटकते हो, ब में अटकते हो। तो आपने स, म, ब नहीं बोलना, आपने वर्ड्स बोलने हैं, भई कौन से वर्ड्स हैं। कि मान लीजिए आप ल में अटकते हो, ठीक है? अब ल में हो सकता है
लोटा तो निकल जाए लेकिन लखनऊ ना निकले, कि लोटा में ओ की मात्रा है, लखनऊ में कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, लीला में आप अटक जाओ, हो सकता है लुटिया में ना अटको, क्योंकि लीला में ई की मात्रा है, लुटिया में ऊ की मात्रा है। तो ये मात्रा भी हमें देखनी होती है 12 खड़ी की, इसलिए हम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इसमें मिरर में क्या करना है आपको, पहले तो आपने जो कॉन्सोनेंट है उसकी 12 खड़ी की प्रैक्टिस करनी है। कैसे? ल ल ल ल, हल्का सा आपका खिंचाव रहेगा। इसके बाद आप शब्द बोलेंगे, शब्द वही बोलोगे जिन शब्दों में आपको दिक्कत आती है। आपको थोड़ा सा इसमें आपको वर्ड्स भी लिखने पड़ेंगे कि किन किन वर्ड्स में आपको ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, वर्ड्स की प्रैक्टिस करोगे, और वर्ड्स की प्रैक्टिस करने के बाद आप सीधा सेंटेंसेस में आओगे और उसमें बड़े आराम से बोलोगे और फेस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करोगे। हाव भाव जो होने हैं वो आपके अपने नेचुरल ही होने चाहिए। जो नोट करो कि मैं किस तरह से बोल रहा हूँ। इस तरह से बोलना है कि देखो मैं अपने हाथों का यूज कर रहा हूँ, फेस एक्सप्रेशन का यूज कर रहा हूँ, मेरी आईज यूज हो रही है, मेरी चिक्स यूज हो रही है। हाव भाव बिल्कुल वर्ड के हिसाब से करना है, लेकिन साउंड नीचे रहनी चाहिए। जितना कम वॉल्यूम होगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो मिरर के सामने आपने इस तरह से आंखों से आंखें मिला के प्रैक्टिस करनी है। यानी कि डायरेक्ट नहीं आपको ये सेंटेंसेस बोलने हैं। आप पहले कॉन्सोनेंट बोलिए, फिर आपको 12 खड़ी बोलिए, और फिर शब्द बोलिए, और फिर जाके सेंटेंसेस पे आइए। ठीक है, फिर इसके बाद आप मिरर के सामने बैठ के, जैसे मान लीजिए आप क पे अटकते हो तो आप टंग ट्विस्टर उठाइए। ठीक है, नेट पे सर्च कर लिए, गूगल पे सर्च कर लिए, बहुत सारे टंग ट्विस्टर आ जाएंगे। आप क पे अटकती है, क पे आप टंग ट्विस्टर उठाइए। जैसे काला कबूतर सफेद तरबूज काला कबूतर, काला कबूतर सफेद तरबूज काला कबूतर। लेकिन शुरू में पहले आप टंग ट्विस्टर को याद कीजिए, फिर आराम आराम से बोलिए, आराम, जल्दी नहीं है, आराम आराम से बोलिए, फिर बार बार बाद में स्पीड बढ़ाओगे। टंग ट्विस्टर में जिस कॉन्सोनेंट की आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि काला कबूतर सफेद तरबूज काला कबूतर, इसमें क कई बार आ रहा है। ठीक है, ऐसे एक टंग ट्विस्टर है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच चटनी चटाई, इसमें च बार बार आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो च कॉन्सोनेंट है या क कॉन्सोनेंट है या ल कॉन्सोनेंट है, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन ये है स्पीच थेरेपी, साथ साथ में एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये मेनली ब्रीथ का इशू होता है। तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करनी है। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे बनी हुई है, और मेरे अपने चैनल में भी आप जाके दे सकते हो। तो ब्रीथ पे बहुत अच्छे से काम करना है। तो धीरे धीरे आप इस तरह से, जितना ज़्यादा आप मिरर के सामने बैठ के अलग अलग हाव भाव से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आप कुछ दिनों में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको साथ में टंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज यानी कि योगा, ये साथ साथ में जरूर करनी है, और साथ में आप मिरर थेरेपी करोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, साथ में मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने एक यूट्यूब चैनल और बनाया है चाइल्ड केयर थेरेपी के नाम से। उसमें बच्चों के जितने भी इश्यूज होते हैं, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होती है, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, ठीक है, और स्पीच डिले की प्रॉब्लम होती है, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है, उनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत होती है, किसी भी तरह की थेरेपी की ज़रूरत है, तो उसके पे मैं वीडियो लेके आया हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर करें। वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है, और उन बच्चों के लिए तो बेनिफिशियल है ही जिनको ये प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है। और क्या होता है, हम लोगों को यही नहीं पता होता है कि हमारे घर में भी इस तरह के बच्चे होते हैं, जो हमें नहीं पता होता भी इनको प्रॉब्लम है। तो अगर आप भी इस वीडियो को देखोगे तो आपको भी पता होगा कि इस बच्चों को हम किस तरह से घर बैठे प्रैक्टिस करवा सकते हैं और इश्यू को दूर कर सकते हैं। अगर आप उस चैनल में जाके आप मुझे कमेंट करेंगे कि ये आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम है, तो इस पे वीडियो बनाएं, तो मैं डेफिनेटली उस पे वीडियो जरूर लेके आऊँगा। और जो भी हम अपने सेंटर में करवाते हैं, मैं धीरे-धीरे उस चैनल पे वीडियोस डाल रहा हूँ, जो भी हम प्रैक्टिस करवाते हैं। साथ में ये जो चैनल है स्पीच थेरेपी का, इसमें धीरे-धीरे वीडियोस आती रहती है टाइमली, आपके अनुसार जिस तरह आप डिमांड करते हो। बाकी मैंने जो आज मिरर थेरेपी बताई है, उस तरह की आप प्रैक्टिस करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, ऑनलाइन कोर्स देते हैं।
तो उसके ज़रिए भी आप ठीक करवा सकते हैं। आपको डेफ़िनेटली गारंटी से ठीक कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, बाय।